हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा तो कैसे पढ़ा? चलिए इसका एक हम टेस्ट ले लेते हैं। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक क्लास 8 लेसन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से संबंधित प्रश्नों को लेके आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या इन प्रश्नों का हल आप दे पा रहे हैं? तो चलिए रेडी हो जाइए। इससे पहले हम क्वेश्चन बैंक लेसन 1 का भी ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ब्रेड पर उगने वाले कवक को जिस यंत्रों की सहायता से देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवर्धक लेंस, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव लेंस, ऑप्शन सी एक कोशिकीय जीव लेंस, ऑप्शन डी बहुकोशिकीय जीव लेंस। कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक का आंसर लिखिए। ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा? एक लिखिए, फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर ऑप्शन जो आपको सही लगता है वो लिख के तुरंत पोस्ट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आवर्धक लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य सूक्ष्म जीवों को बिना डैश डैश की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी आवर्धक लेंस, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी। जबकि अन्य सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, वो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का हमें इंतजार है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ शैवाल, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विषाणु, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं वायरस, व से विषाणु व से वायरस, याद हो गया? ऐसे याद कीजिएगा, व से विषाणु व से वायरस। जीवाणु को क्या कहते हैं? कि जीवाणु को हम लोग अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये सारे शब्द आपको याद होना चाहिए। बैक्टीरिया भी दे सकता है, जीवाणु भी दे सकता है, विषाणु भी दे सकता है, वायरस भी दे सकता है। तो व से विषाणु होता है, व से वायरस होता है, याद हो गया? तो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। देखिए इसमें एक नाम नहीं आया होगा विषाणु। अभी तक आपको 4 भागों में सूक्ष्म जीवों को बांटा हुआ मिला होगा, जिसमें आते हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। लेकिन 5वां अगर ऐड किया जाए तो वो होता है विषाणु, लेकिन ये थोड़े सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, इसलिए उस श्रेणी में इसे नहीं डाला गया। वे केवल डैश डैश में ही गुणन करते हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन रहा है कि जीवाणु जो होते हैं कहाँ गुणन करते हैं? तो पौधे अथवा जंतु कोशिका में ये गुणन करते हैं। कौन? जीवाणु। लेकिन विषाणु कहाँ गुणन करते हैं? इसके लिए ऑप्शन ये हैं आपके। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी विषमपोषी, ऑप्शन सी परपोषी, ऑप्शन डी सहजपोषी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स, मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से लाइव क्विज समझिए। एक होता है ना कि सर क्विज नहीं आ रहे, लाइव क्विज नहीं आ रहे, कैसे दें? तो यही समझिए, यहीं पे आपको लाइव रूपी देखना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको देखना है, टिक करना है, देखना है, टिक करना है, ताकि पता तो चले आप कितना जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, टोटल एनसीईआरटी बुक्स हैं। ये केवल सीटेट के लिए ही नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसी से प्रश्न आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परपोषी। जल्दी से हाथ उठाइए, किसका किसका करेक्ट आंसर है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6,
जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू। अब इसको कैसे याद करेंगे, इन्फ्लुएंजा और फ्लू को ठीक से देखिए। इन्फ्लुएंजा में फ्लू जो शब्द है वो छुपा हुआ है, तो आपको इन्फ्लुएंजा दे या फ्लू दे समझिएगा फ्लू के बारे में चर्चा की जा रही है। अधिकतर खांसी यानी अधिकतर जो सामान्य रूप से खांसी होता है वो पोलियो एवं खसरा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा विषाणु। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीटेट में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विषाणु जनित रोग निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये विषाणु जनित हैं, ये जीवाणु जनित हैं या किसी अन्य से ये रोग होते हैं। तो इसका डिफरेंस करने के लिए आपको विषाणु जनित जो भी स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहे हैं वो निश्चित रूप से याद होने चाहिए कि ये विषाणु जनित रोग है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हम तरीका बताते हैं इसको याद करने का। ये सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, पूजा फ को ख पढ़ती है। इससे पता चल जाएगा आपको कि ये विषाणु जनित रोगों के नाम है। कैसे? प से होता है पोलियो, ज से होता है जुकाम, फ यानी फ्लू, ख यानी खांसी, ख यानी खसरा। इसके साथ ही और नाम भी इसके जुड़े हुए हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। पढ़ती है, पढ़ती यानी चिकन पॉक्स, याद रखिएगा। पॉक्स, प से पढ़ना, प से पॉक्स को चिकन पॉक्स। पढ़ती है से हेपेटाइटिस ए, ह से हेपेटाइटिस ए। लेकिन इसके साथ ही एक और नाम आता है ह से हैजा। तो अंतर कैसे करेंगे? ह से हैजा यानी हैजा, हैजा, जा शब्द आ रहा है यानी हैजा जो होगा किससे होगा? जीवाणु से संबंधित है। हैजा, उसमें ज जुटा हुआ है, तो ह से क्या होगा? हैजा, और ज से क्या होगा? जीवाणु। यानी हैजा जो बीमारी है किससे होती है? जीवाणु से होती है। तो इस तरीके से आप याद करते हैं तो सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा और कभी परेशानी भी नहीं होगी। तो आपने एक ट्रिक आज याद किया जो विषाणु से होते हैं। वो ट्रिक क्या है? पूजा फ को ख पढ़ती है। ख एक ऐसा शब्द है जो हमेशा आपका विषाणु से संबंधित आते हैं, जैसे ख से खसरा, ख से खांसी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आए हैं। तो समझिएगा किससे होता है? वो विषाणु से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अतिसार एवं मलेरिया किसके द्वारा होता है? अतिसार एवं मलेरिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए एक ही है, अम्मा हमें प्रोटेक्ट करती है। अम्मा हमें प्रोटेक्ट करती है। अ से अतिसार, म से मलेरिया, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटोजोआ। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी टीबी किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जीवाणु। लेकिन इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स होना चाहिए जो हमेशा दिमाग में रहे, हमेशा याद रहे। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक्स हमने बनाया है। टीटी जीवाणु है, टीटी जो है जीवाणु है। टीटी कौन सा? टीटी जो आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, टीटी, वही टीटी आपका जीवाणु है। टी से टाइफाइड, टी से टीबी, और ये किससे संबंधित है? कोई जीवाणु से संबंधित है। याद हो गया? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि क्षय रोग कैसे याद रखेंगे? को टीबी हम क्या करते हैं? लगातार देखते हैं। लगातार देखते हैं तो क्या होता है? आंखों को हानि होता है, आंखों का क्षय होने लगता है, उसे कम दिखने लगता है, यानी आंखों को हानि होता है, यानी आंखों का क्षय होता है, इसीलिए टीबी यानी क्षय रोग। आगे बढ़े? याद हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा उदाहरण है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शैवाल। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसको कैसे याद रखें। तो एक धारावाहिक आई थी, उसका नाम था कसम से। बहुत अच्छी धारावाहिक थी, बहुत सारे लोग देखते थे। लेकिन आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना है कसम से सवाल था। कसम से सवाल था, सवाल समझते हैं ना? कसम से सवाल था। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? कसम से सवाल था यानी कैसे? तो ये है, क से क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास, और स से क्या होगा? स्पाइरोगैरा, स से सवाल।
को कसम से भी रहेगा तो समझ जाइएगा क्या है, वो शैवाल से संबंधित है, या कसम से शैवाल है, ये भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम और एस्परजिलस उदाहरण है। ऑप्शन ए कवक का, ऑप्शन बी शैवाल का, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ का, ऑप्शन डी जीवाणु का। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कवक। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे, ये भी नाम थोड़ा अटपटा है और इसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको याद कर सकते हैं कि जो एसपी हैं, एसपी वो राम कवक है। एसपी यानी एस्परजिलस, पी यानी पेंसिलियम, राम यानी राइजोपस, राम म से मोल्ड हो जाएगा यानी ब्रेड मोल्ड भी देता है, तो ब्रेड मोल्ड भी समझ जाइएगा। कवक हैं यानी कवक है। याद हो गया। ये जितने तरीके मैंने बताए उसे एक कॉपी में नोट कर लीजिए और डैश दे के उसका नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर रहेंगे। यानी इस लेसन से 1 या 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही रहेंगे सीटेट के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा और पैरासियम उदाहरण है। अमीबा और पैरासियम उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जीवाणु के। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा प्रोटोजोआ। क्यों होगा? क्योंकि पैरासियम यानी प्रोटोजोआ, प से पैरासियम, प से प्रोटोजोआ। अब बात आती है अमीबा की। अमीबा के बारे में बता दूं, अमीबा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, फिर 8 में भी पढ़ना है। तो अमीबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये समझिए कि अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय होता है। इसके साथ ही सीटेट में एक और प्रश्न आता है कि अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा को जब भोजन ग्रहण करना होता है तो वो अपने पादाप बाहर निकाल लेते हैं, यानी पैर की तरह 2 हाथे बाहर निकलता है, फिर भोजन को वो अपने अंदर ले लेता है। तो अमीबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। और ये संबंधित किससे है? तो प्रोटोजोआ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग डैश डैश बनाने में किया जाता रहा है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्कोहल। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके याद करने का छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो अल्कोहल है वो प्राचीन समय से ही इस्तेमाल होता है। कैसे? आपने एक कविता पढ़ी होगी मधुशाला। तो मधुशाला समझिए कि प्राचीन काल में लिखा हुआ है। मधुशाला मतलब किसके बारे में चर्चा है? शराब के बारे में चर्चा है। शराब मतलब क्या? अल्कोहल। याद हो गया। यानी मधुशाला बहुत पहले से चलता आया हुआ है और बहुत पहले लिखी गई थी। वो प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। रियलिटी में प्राचीन काल का नहीं है, वो हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है, जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं। लेकिन आपको याद करने का मैंने एक तरीका बताया कि कैसे उसे याद कर सकते हैं। तो समझिएगा मधुशाला यानी प्राचीन काल से है। मधु के बारे में बताया गया यानी शराब के बारे में बताया गया। वैसे भी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक नशा जरूर होना चाहिए। यानी अल्कोहल की मात्रा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नशा होना चाहिए। जैसे सीटेट आपको क्रैक करना है तो उसका भी एक नशा जरूर होना चाहिए। तो ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि अल्कोहल के बारे में चर्चा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शैवाल एवं कवक उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, दोनों, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुकोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म जीव डैश 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 हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा एक कोशिकीय। आगे इसका ऑप्शन है बी बहुकोशिकीय, सी दोनों, डी था कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ए एक कोशिकीय। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं आपका एक कोशिकीय होते हैं। कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं इसके बारे में चर्चा है। तो ऑप्शन ए है बर्फीली, शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में। ऑप्शन बी है मरुस्थल एवं दलदल में। ऑप्शन सी है मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ
अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी कुछ जीवों पे यानी कुछ सजीवों पे रहते हैं तथा कुछ स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगर करेक्ट इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी सूक्ष्म जीव इन सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव डैश 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 रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु डैश 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 में रहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके ए समूह समूह, ऑप्शन बी समूह अकेले, ऑप्शन सी अकेले समूह, ऑप्शन डी अकेले अकेले। इसको करेक्ट आंसर देखा जाए तो अकेले समूह। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय होता है और अकेले रहना पसंद करता है। अमीबा क्या है? तो आपका अमीबा एक प्रोटोजोआ है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है, जबकि कवक और जीवाणु जो होते हैं, कवक और जीवाणु याद रखिएगा, कवक और जीवाणु ये समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, मित्रवत सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? जो मित्रवत यानी जो मित्र के रूप से, मित्र की भांति सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए दही, ब्रेड एवं केक बनाने में, ऑप्शन बी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन करने तथा हानि रहित पदार्थ बनाने में, ऑप्शन सी औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका डी होगा, जो सभी है, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। ये नाम याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, जीवाणु जो है वो पनीर यानी चीज़ जिसे कहते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक डैश डैश है। को इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी मक्खन, ऑप्शन डी सभी। इसको करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दही। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैदा में थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा यानी एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। 2 घंटे बाद गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ आपने पाया। कारण क्या है इसका? ऑप्शन ए ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ऑप्शन बी गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी है दोनों। लेकिन इसके साथ ही इसमें और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे में पूछा जा सकता है कि जो ईस्ट है वो तीव्रता से श्वसन करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, को श्वसन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं श्वसन के दौरान, यानी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही पूछा जा सकता है कि आयतन, मैदे का आयतन कैसे बढ़ जाता है? तो गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। गैस के जो बुलबुले होते हैं खमीर वाले मैदे का वो आयतन बढ़ा देते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं वो? को कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन में उत्पन्न होता है गैस, उसके द्वारा ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ईस्ट है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग जैसे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक में होता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट का प्रयोग हम कब करते हैं? तो मैदा में थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाते हैं, उसके बाद हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, चीनी बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में डैश डैश द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वर्धीकरण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी
कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट द्वारा ही शर्करा जो होता है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है या शराब में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए नाम क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, को चीनी का और ईस्ट का नाम इस्तेमाल होगा। और चीनी को चेंज किया जाता है तो किस में चेंज किया जाता है, को अल्कोहल में, शराब और एसिटिक एसिड में। याद रखिएगा 3 नाम आए हैं, अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड। ईस्ट की सहायता से इसे चेंज किया जाता है। आपका जौ में, गेहूं में, चावल में और फल में आपको शर्करा मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चीनी 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघकर देखिए, यह गंध डैश डैश की है जो चीनी के डैश डैश में परिवर्तित होने के कारण बना है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी चीनी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्कोहल। लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अल्कोहल कमा अल्कोहल, वर्गीकरण कमा कुछ और, किण्वन कमा कुछ और, चीनी कमा कुछ और। यानी यहाँ 2 रिक्त स्थान भरने के लिए है कि 2 मिलेंगे, लेकिन दोनों जगह अल्कोहल भरा जा रहा है, इसलिए मैंने केवल एक ही लिखा है। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। और इसके साथ ही याद रखिएगा इसमें किसका उपयोग करते हैं, तो ईस्ट का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी किण्वन अथवा फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग ऑप्शन सी यानी किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। ये भी नाम हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। किण्वन की 1857 में किसने खोज की थी? तो किण्वन की 1857 में लुईस पाश्चर ने खोज की थी। याद रखिएगा 1857 सन, साथ में नाम लुईस पाश्चर का। किसका खोज किया था उन्होंने? किण्वन का। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें डैश 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 से उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए कवक एवं जीवाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कवक एवं जीवाणु। ये किससे उत्पादित किया जाता है? कवक एवं जीवाणु। साथ में याद रखिएगा जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक देते हैं। तो ये सारे शब्द याद रखिएगा। साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इनमें से कौन एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, तो ये नाम आपको याद रखना होगा। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। माइसिन याद रखिए, साइक्लिन याद रखिए, याद रहेगा तो ये आप टिक कर सकते हैं। इसके साथ ही पेनिसिलिन भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा एक नोट्स पढ़ लेते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे विजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो पेनिसिलिन कैसे बनाएगी इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इसे भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पशु आहार एवं कुटकुट आहार में भी डैश डैश मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में
सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। डैश डैश का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिजैविक, ऑप्शन बी सूक्ष्मजीव, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी कवक। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग डैश 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 द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विषाणु। तो आप पहले से आपको याद है सर्दी जुकाम जो फ्लू होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली होता है या नहीं होता है, तो आपको टिक करना होगा वहाँ प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए वैक्सीन, ऑप्शन बी टीके, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, वैक्सीन या टीके से रोका जा सकता है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनेगा जिसे मैंने बोल्ड में लिख दिया है, प्रतिरक्षी किसे कहते हैं? जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर पर प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जितने आपको बोल्ड मिलेंगे क्वेश्चन में भी उसे आप याद रखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन 28। कुछ डैश 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 एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जीवाणु। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा जीवाणु। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल, ये नाम हमेशा याद रखिएगा। नीले हरे शैवाल और जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तथा इसके साथ ही याद रखिएगा कि इसे हम लोग सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को डैश 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 कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ऑप्शन ए रोगाणु, ऑप्शन बी रोगजनक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका दोनों होगा। रोगाणु और रोगजनक उन सूक्ष्मजीवों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एडवर्ड जेनर ने 1798 किस टीके की खोज की? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी चेचक। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चेचक। सन भी याद रखिएगा, कब किया था उन्होंने? 1798। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ज से चेचक और ज से जेनर, ये चवर्ग हैं तो याद रखिएगा, ज से जेनर, च से चेचक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा डैश डैश द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों का कुछ उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। इसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए कायिकी संपर्क, ऑप्शन बी पेयजल, ऑप्शन सी रोगाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कायिकी संपर्क, यानी शरीर से जो संपर्क होता है वो वायु, जल और भोजन, इसके द्वारा व्यक्तियों में रोग फैलते हैं। इस रोग को हम लोग संचरीय रोग के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण है आपके? को हैजा सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है वो, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। टीबी और सर्दी जुकाम किसी भी इंसान में फैल सकता है अगर आप उसके आसपास हैं तो।
आप जानते भी हैं, गांव में कहा जाता है कि सर्दी जुकाम है तो आप मुंह पे रुमाल रख लीजिए, रुमाल रखने की बात कही जाती है। चिकन पॉक्स में पास जाने के लिए नहीं कहा जाता, वहाँ नीम की पत्तियाँ लगाई जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। हैजा की बात की जाए तो हैजा में गांव के गांव साफ हो जाते थे, तो ये जब एक व्यक्ति में होगा तो दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता था, इसलिए तो होता था। कोई ये क्या संचरणीय रोग है, यानी संचरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे से जाता है। वायु, जल, भोजन तथा कायिकी संपर्क के द्वारा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर कैसे पहुँचते हैं। तो सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर कैसे पहुंचते हैं? ऑप्शन है आपका ए श्वास द्वारा, ऑप्शन बी पेयजल द्वारा, ऑप्शन सी भोजन द्वारा, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 33, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के डैश 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 का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रोगवाहक, ऑप्शन बी हस्तांतरण, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कायिकी संपर्क। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो कार्य करते हैं आपके रोगवाहक, यानी रोगों को वो ढोते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी वाहक है। इसके बाद आगे है मादा एडिस मच्छर के डैश डैश वायरस का वाहक है। ऑप्शन ए सर्दी जुकाम का, ऑप्शन बी मलेरिया का, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स का, ऑप्शन डी डेंगू का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी डेंगू। याद कैसे रखेंगे इसको भी मैं बता देता हूं। जैसे एडिस, ए डा है, तो ए से एडिस, ड से क्या हो जाएगा डेंगू, एडिस यानी डेंगू। याद हो गया, ए डा यानी ए से आपका क्या होगा एडिस और ड से क्या हो जाएगा डेंगू, बन गया एडिस। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, तो इसको याद रखेंगे पम। क्या याद रखेंगे, जब छोटा बच्चा होता है को पानी को वो पम बोलता है, पम चाहिए, तो पम हो गया यानी प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं, या उसके तरीके भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको को आपको याद रखना होगा। जैसे में अगर बात की जाए क्षय रोग यानी टीबी की, तो ये तो आपको पहले से याद है किससे होता है, जीवाणु से होता है। और ये फैलता कैसे है, को संचरण का तरीका है वायु द्वारा। खसरा यानी ख है, को ख तो आप जानते हैं वायरस से होगा, याद करवा दिए आपको। किससे फैलता है, वायु से फैलता है। इसके बाद है आपका चिकन पॉक्स, ये भी याद करा दिए आपको। ये किससे होता है, वायरस से होता है, वायु या सीधे संपर्क से होता है। और इसके बाद पोलियो, पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, ये भी हम आपको याद करवा चुके हैं, वायु या जल से होता है। हैजा, ये भी आपको याद करवा चुके हैं, ह से है मतलब हैजा और ज से जीवाणु, तो ये भी आपको याद हो चुका है। को हैजा जो होता है जीवाणु से होता है, जल और भोजन से इसका संचरण होता है। टाइफाइड, ये भी आपको याद करवा चुके हैं, ये किससे होता है, जीवाणु से होता है। और फैलता कैसे है, जल से फैलता है। इसके बाद बचाव के उपाय देखा जाए तो ऊपर वाले के साथ है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पे टीकाकरण, यानी ये सारे चीज़ हो जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, उचित रूप से आपको टीकाकरण करना होगा। अगर हैजा टाइफाइड की बात की जाए तो इसके बचाव के उपाय हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। इसके बाद आगे देखा जाए तो अगला है हेपेटाइटिस ए, ये किससे होता है, वायरस से होता है। ये संचरण का तरीका जल द्वारा, और उसका उपाय है उबले हुए पेयजल का प्रयोग कमा टीकाकरण। इसके बाद है अगला मलेरिया, जो होता है आपका प्रोटोजोआ से, और ये संचरण का तरीका क्या है, तो मच्छर द्वारा ये फैलता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना होगा, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना होगा, कीटनाशक का छिड़काव करना होगा, एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, डैश 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 मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन
डी सभी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बहुत भयानक बीमारी है जो मनुष्यों और मवेशियों में होता है। ये शब्द तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। एंथ्रेक्स यानी सबसे बड़ा बीमारी मनुष्यों और मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है। और इसके बाद वायरस की चर्चा है तो ख से खुर होता है और मुंह में रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। को गाय में खुर और मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? गाय के द्वारा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ रोग हैं। अब इसको भी आपको याद करना होगा। थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे में अगर बात की जाए नींबू कैंकर है, ये जीवाणु से होता है। संचरण का तरीका आपका वायु है। तो नींबू यानी न से नींबू, अब ब से बैक्टीरिया, यानी नींबू किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। गेहूं की रस्ट, इसको कैसे याद करेंगे? को गे से गेहूं हो जाएगा और की से कवक, यानी गेहूं की रस्ट यानी कवक से होगा। भिंडी की पीत, अब भिंडी के पीत को हमेशा याद रखिएगा। वायरस भिंडी के पीत यानी वायरस, ये फैलता किससे है? कीट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा आप। भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? वायरस के द्वारा होता है। और इसको संचरण यानी फैलाने का तरीका क्या है? कीट के द्वारा ये फैलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें डैश 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 कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन ए परिरक्षक, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी संदूषण, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा परिरक्षक, यानी उसका रक्षा करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भोजन का संदूषण कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा रासायनिक। भोजन का संदूषण रासायनिक प्रक्रिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। डैश डैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ऑप्शन ए जैम, ऑप्शन बी स्वैक्स, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सोडियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों का है। इसके बाद आगे देखा जाए तो मिलान करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवाणु की वृद्धि रोकने में ये सहायता करते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, आम, आंवला एवं इमली का ऑप्शन ई है सब्जियां, फल, मछली तथा मांस। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। नमक द्वारा परिरक्षण, इसका करेक्ट आंसर होगा मांस एवं मछली का। चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम, जेली एवं स्वैक्स का। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, अचार को संदूषण से बचाने में। आम, आंवला एवं इमली का नमक द्वारा परिरक्षण होता है। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस, इसका करेक्ट होगा तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को डैश डैश पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। ऑप्शन ए 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 90 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 70 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए पाश्चरीकृत जो दूध होता है उसका बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, एकाएक फिर उसको ठंडा कर भंडारण कर लेते हैं। और इसका खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने, और इसी के नाम पे इसका नाम पाश्चीकरण रखा गया है इस प्रक्रिया का। और इसमें एक और है कि मेवे तथा सब्जियां होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या करते हैं, वायुरोधी पॉकेटों में इसे सील कर दिया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 41। लेग्यूम पौधे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि दलहन
पौधे को किस और नाम से जानते हैं, तो उसको लेग्यूम पौधे के नाम से जानते हैं। में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक डैश डैश हैं। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वायुमंडल में स्थिर रहती है। अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी विषमपोषी, ऑप्शन सी सहजीवता, ऑप्शन डी परपोषी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सहजीवता। जो सेम और मटर हैं वो एक सहजीवता है, यानी एक दूसरे पे वो लोग आधारित रहते हैं। तो ये कैसे है, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं, उसी तरह के सहजीवता के जीवन जीते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे वायुमंडल में डैश 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 प्रतिशत नाइट्रोजन है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सारे मैंने डाल दिए हैं। जो बोल्ड है उसे जरूर आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे 2 बार 3 बार देख के इसे याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लियड एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। तो ये जितने ब्लैक में लिखे गए हैं उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 78, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 88। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 78। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निश्चित ही ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 43, पौधों पर जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित डैश 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 नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ अपशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जीवाणु और कवक दोनों। इसके बाद आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये है आपका नाइट्रोजन चक्र। इसमें देखा जाए तो सबसे नीचे है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, और यहाँ पे देखिए जो भी है वो तीर जिधर गया है वो लौट के लास्ट में कहाँ आ रहा है, आपका मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में जाके मिल जा रहा है, यानी यौगिक तैयार हो जाता है, फिर वो बाहर घूमता है, फिर वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्थिर रहते हैं। जैसे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक गए, फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, अब गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जाता है। फिर तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी तड़ित द्वारा फिर आ जाता है मिट्टी में। फिर आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। अब फिर उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना होता है, फिर वो जाके मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरीके से पौधों द्वारा अवशोषण होता है, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना होता है, फिर उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर जाके मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र आपका चलता है। इसमें देखा जाए तो इसमें आपके अभ्यास प्रश्न भी हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को डैश डैश की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला है अल्कोहल का उत्पादन आपका इष्ट नाम सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। और इसके बाद घ हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, ये याद भी कराएं, ह से हैजा, ज से जीवाणु। इसके बाद अगर आपको टिक करना है और इसमें देखा जाए तो क है इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो इसका ऑप्शन 2 होगा अल्कोहल में। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक बोला जाए तो माइसिन बोले थे हम याद करने के लिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा ऑप्शन 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो ये किसका वाहक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर का वाहक है।
तो यहाँ पे हम एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, अभी मैंने पढ़ाया भी है और चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर दें। जो मलेरिया होता है वो किस मच्छर द्वारा होता है? जैसे में एक मच्छर आपका मिल जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर, लेकिन एक और नाम होता है, वो कौन सा नाम है उसका हम चाहेंगे कि उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके बाद है अगला, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। तो ऑप्शन 1 चींटी, ऑप्शन 2 घरेलू मक्खी, ऑप्शन 3 ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन 4 मकड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 घरेलू मक्खी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, क्या कारण है? तो इसका 3 होगा, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि होने के कारण वो फूल जाती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका किण्वन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें मिलान करने वाला भी है, तो मिलान भी हम कर देते हैं। क यानी जीवाणु, जीवाणु इसमें से कौन सा संबंधित है? कोई जीवाणु आपका संबंधित है हैजा का कारक है, यानी जीवाणु किससे होता है? हैजा होता है जीवाणु के कारण। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। लैक्टोबैसिलस ये संबंधित है दही का जमने से। इष्ट संबंधित है ब्रेड की बेकिंग से। एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। एक विषाणु है तो एड्स का कारक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे का मिलान हो चुका है। और आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि सारे के आंसर आप जरूर दें, लाइव दें, बिना देखे हुए दें, फिर उसको दोबारा रिवाइंड करके देखें, ताकि पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन और आंसर सही हैं। हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपके इतने आंसर सही हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ पढ़ के उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका आकलन हो सके कि आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर इस तरह के वीडियोस भी आपको चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें और किसी अपने एक दोस्त को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।